कहते हैं पुलिस अगर किसी को ढूंढने पर आ जाए तो उसे पाताल लोक से भी ढूंढकर निकाल लेती है। और इसी बात का जीता जागता सबूत है सजनी हत्याकांड केस, जिसमें सजनी नामक एक लड़की की युवती की हत्या हो जाती है लूटपाट के कथित तरीकों से। लूटपाट के तरीकों में अभी उसकी हत्या हो जाती है। उसकी हत्या का राज सुलझा भी नहीं था कि सही 2 दिन बाद उसके पति लापता हो जाते हैं। जब उसके पति लापता हो जाते हैं, पुलिस इस केस को सुलझा नहीं पाती। इसी बीच नरेंद्र मोदी जी इस केस में पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं और इस केस की तहकीकात के बारे में कहा जाता है। और इस केस में पुलिस की इतनी अहम भूमिका होती है, इतने अच्छे से पुलिस ने कार्य किया होता है कि जब कातिल पकड़ा जाता है तो कातिल सिर्फ पुलिस वालों से एक ही सवाल करता है कि मुझे सिर्फ आप इतना बता दो कि आखिर मुझे पकड़ा कैसे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं ज्योति गौड़ और आपके लिए आज जो कहानी लेकर के आई हूँ, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कातिल 15 साल तक लोगों की और पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंकता रहता है, लेकिन 15 साल बाद आखिरकार वो पकड़ा जाता है। तो ये जो सच्ची घटना है, ये है गुजरात प्रदेश का एक शहर लगता है अहमदाबाद, और अहमदाबाद के पास ही एक बोपल नाम की जगह है। सुबह सुबह में एक बात रही होगी 14 फरवरी 2003 की। सुबह सुबह में एक व्यक्ति अपने ससुर ओके कुमार जी को, ओके कृष्णन जी को कॉल लगाते हैं, और कॉल लगाने वाले व्यक्ति का नाम होता है तरुण कुमार जीनाराज। उन्हें फ़ोन लगाकर कहते हैं कि पापा, घर पर लूटपाट की वारदात हो गई है और इसी बीच लूटपाट के दौरान आपकी बेटी की भी हत्या कर दी। और इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब जो ओके कृष्णन जी होते हैं, वो आनन फानन में अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी के घर पहुंचते हैं। जाकर के देखा जाता है तो क्या हो रहा है कि वहाँ पर उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई है और सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है, और ज़मीन पर बैठा हुआ उनका दामाद तरुण कुमार जीनाराज दहाड़े मार मार कर रो रहा है। जब ये बात आसपास के लोगों को पता चलती है तो इसी के साथ ये खबर अहमदाबाद पुलिस के पास भी पहुंच जाती है। अहमदाबाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर जब पुलिस पहुंचती है तो देखने से पूरा एंगल लूटपाट का लग रहा होता है। अब जब पूछताछ शुरू की जाती है तो जब तरुण से पूछताछ कर रहे होते हैं तो जो उनके साथ में खोजी कुत्ता आता है, वो बार बार तरुण को देखकर भौंक रहा होता है, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि जो तरुण है वो दहाड़े मार मार कर बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है। आसपास की चीज़ों को देखा जाता है तो सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, जिसको देखकर लगता है कि मामला सच में ही लूटपाट का रहा होगा। अब पुलिस तरुण से कुछ पूछताछ करना चाहती है, लेकिन उसकी हालत इतनी सही नहीं होती कि वो उनसे कुछ पूछ सके। इसी बीच उनसे कुछ नहीं पूछा जाता और आनन फानन में जो सजनी होती हैं, जिनकी उम्र 26 वर्ष है, वो एक बैंक की मैनेजर होती हैं जिसकी अभी हत्या हुई है। उन्हें ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में ले जा करके अब उनके देखा जाता है तो पुलिस डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इस बीच भी जब तरुण उस जगह पर पहुंचता है अपनी पत्नी के साथ, तो भी खोजी कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है, लेकिन यहाँ भी खोजी कुत्ते की भौंकने को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब तरुण दहाड़े मार मार कर रो रहा होता है और जैसे ही पता चलता है कि सजनी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं, तभी तरुण की हालत ख़राब होने लगती है और वो बेहोश होकर के गिर जाता है। आनन फानन में पुलिस उसे एडमिट करा देती है और ये इंतज़ार करती है कि जब ये सही होगा तो इसका बयान लिया जाएगा। अभी पुलिस उस जांच को कर ही रही होती है, सजनी के केस को सुलझाने की कोशिश कर ही रही होती है कि सही दूसरे दिन, यानी अब बात थी 15 फरवरी 2003 की। 14 फरवरी 2003 को सुबह में सजनी की हत्या होती है और 15 फरवरी 2003 को तरुण
गायब हो जाता है। अचानक से जब वो गायब होता है तो लोगों का शक ये पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है कि शायद खोजी कुत्ता अगर भौंक रहा था तो खोजी कुत्ते का शक सही था। अब पुलिस चारों तरफ तरुण की खोज में लग जाती है, लेकिन तरुण का कहीं अता पता नहीं चलता। इसी बीच जो सजनी के माता पिता होते हैं वो अपनी बेटी की हत्या के आरोप में तरुण के ऊपर कार्रवाई की मांग रखते हैं और एफआईआर दर्ज करा देते हैं। अब तरुण को बहुत ढूंढा जाता है, लेकिन तरुण कहीं पर भी नहीं मिलता। बहुत कोशिशों के बावजूद तरुण का कहीं अता पता नहीं चलता। सजनी का कत्ल हुआ था 2003 में, 2003 से 2004, 2004 से 5 और अब साल आ गया था 2006, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाई थी। आखिरकार घर वाले परेशान हो जाते हैं और वो बार बार, अब बात थी 2006 की, जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। अब जो सजनी के माता पिता होते हैं वो नरेंद्र मोदी जी से बार बार मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा नाकाम होते हैं। लेकिन उस दिन किस्मत अच्छी थी और वो नरेंद्र मोदी जी से मिल पाते हैं। वो जैसे ही मिलते हैं उन्हें अपनी सारी घटना सुनाते हैं कि हमारी बेटी की ऐसे ऐसे हत्या करके हमारा दामाद कहीं गायब हो गया है और अब तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है। नरेंद्र मोदी जी स्पेशल इस केस के लिए पुलिस को जांच करने के लिए कहते हैं और कहते हैं जितना जल्दी हो सके इस केस को बहुत ही गंभीरता से लिया जाए और जितना जल्दी हो सके तरुण को गिरफ्तार करके इस केस को सुलझाया जाए। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी के आदेश मिलते हैं पुलिस अपनी मेहनत में लग जाती है। अब पुलिस एक एक करके लोगों की जांच करना शुरू कर देती है। वो कम से कम 1 लाख से ज़्यादा प्रोफाइलों को खंगालती है। लोगों की प्रोफाइलों को खंगाला जाता है, यहाँ तक कि घर वालों से पूछताछ की जाती है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। 1 लाख से ज़्यादा प्रोफाइलों को खंगालने के बाद भी तरुण से जुड़े हुए कोई भी सबूत नहीं मिलते। साथ ही साथ घर वालों के फ़ोन को भी ट्रेस किया जा रहा था, लेकिन वहाँ से भी कोई जानकारी हासिल नहीं होती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और ऑफिसर्स भी बदलते जाते हैं। अब धीरे धीरे ऑफिसर्स बदलने लगे थे और अब साल आ गया था 2012। अब वहाँ के जो डीआईजी थे दीपन भद्रान वहाँ पर आते हैं और अब उनके हाथ में वो केस था, लेकिन अब वो केस शुरू से स्टार्ट करते हैं, यानी शुरू से लेकर के लोगों का भूगोल खंगाला जाता है, उनका इतिहास भूगोल खंगाला जाता है, जाना जाता है कौन था, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। अब उनका पूरा इतिहास भूगोल खंगालने के बाद उनका पहला टारगेट होता है कि सबसे पहले तरुण को ढूंढो, क्योंकि मेन बात ये थी कि अगर तरुण मिल जाता है तो सारी के सारा केस बहुत आसानी से सुलझ जाएगा। अब पुलिस जोर शोर से तरुण की तलाश में जुट जाती है, क्योंकि आदेश नरेंद्र मोदी जी के थे तो इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा था और बहुत ही निष्पक्षता से इसकी जांच की जा रही थी। अब जाकर के जो पुलिस है वो हर एंगल से कोशिश करती है, लेकिन किसी भी एंगल से कोई भी तथ्य नहीं मिलता। जो उस तरुण की माँ होती है अनम्मा, उनके फ़ोन को भी ट्रेस किया जाता है, लेकिन कोई भी संदिग्ध फ़ोन उनके फ़ोन पर नहीं आता। इसी बीच अब पुलिस एक अपना दिमाग लगाती है और अनम्मा के घर जो मंदसौर में रहती थी तरुण की माँ, उनके यहाँ पर एक किराएदार बनकर के जाती है और वहाँ पर उनका मन मोहकर उनके किराएदार के तौर पर रहने लगते हैं। वो चाहते हैं कि शायद कभी ना कभी किसी वजह से तो उन्हें तरुण के बारे में पता चलेगा, लेकिन उनके साथ साथ उनके पड़ोसियों से भी संबंध अच्छे हो जाते हैं, लेकिन माँ से तो नहीं पता चलता। लेकिन एक बार एक पड़ोसी से पता चलता है कि जो अनम्मा जी हैं इनके 2 बेटे हैं। एक बेटा अहमदाबाद में ही रहता है और जो दूसरा बेटा है वो साउथ इंडिया में कहीं रहता है, और जो अनम्मा जी हैं कई बार उनसे मिलने के लिए भी जाया करती हैं। अब कुछ टाइम बाद ही पता किया जाता है कि अनम्मा जी केरल जाती रहती हैं और इसी बीच वो बेंगलोर भी गई थी। अब पुलिस सोच में पड़ जाती है कि आखिर अनम्मा जी बेंगलोर क्यों गई थी। अब सारी कड़ी नज़र अनम्मा जी और उनके भाइयों पर रखी जाती है। अब पुलिस पूरी कोशिश कर रही होती है, इसी बीच
कुछ समय बाद अन्नम्मा जी के फ़ोन पर एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन कॉल की डिटेल निकलवाई जाती है तो अ, ये जो फ़ोन कॉल था किसी निशा प्रवीण के नाम से होता है। पुलिस उसकी जाँच अभी कर ही रही होती है कि इसी बीच अन्नम्मा जी के मोबाइल पर एक लैंडलाइन नंबर से भी कॉल आता है। अब पुलिस के लिए ये क्लू बहुत बड़ा था। इस पर उनसे लंबी बातचीत होती है। जब इस लैंडलाइन नंबर को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि ये जो लैंडलाइन नंबर है ये बेंगलोर की एक मशहूर और ओरेकल कंपनी है, जो ओरेकल मल्टीनेशनल कंपनी है बेंगलोर में, ये वहाँ का लैंडलाइन नंबर है। अब पुलिस की टीम सीधा बेंगलोर पहुंचती है और बेंगलोर जाकर के ओरेकल मल्टीनेशनल कंपनी में जब डाटा खंगाला जाता है तो वहां पर कम से कम 35,000 कर्मचारियों का डाटा होता है। लेकिन उन 35,000 कर्मचारियों में से तरुण नाम के व्यक्ति का कोई डाटा वहां पर नहीं होता। अब पुलिस फिर से हैरान हो जाती है लेकिन वो हार नहीं मानती। अब पुलिस तरुण की जो पुरानी फोटो थी, यानी आज से पहले की 2003 के लगभग की जो उसकी पुरानी फ़ोटोज़ थी, उन फ़ोटोज़ को लेकर के जगह-जगह अपने आदमियों को सिविल ड्रेस में खड़ा कर देती है और जान-पहचान के लिए पूछा जाता है कि इसकी शक्ल से मिलता-जुलता व्यक्ति आपने कहीं देखा है क्या? इसी बीच 10-15 दिन बीते होंगे, एक व्यक्ति दावा करता है कि इसकी शक्ल से मिलता-जुलता व्यक्ति मैंने ओरेकल कंपनी के अंदर जाते हुए देखा है। अब जैसे ही पता चलता है कि ये व्यक्ति इसी कंपनी में कार्य कर रहा है तो वहाँ के हेड ऑफिस में जाया जाता है और जा कर के तरुण की फ़ोटो दिखाई जाती है और तरुण की फ़ोटो दिखा कर के कहा जाता है, ये तरुण नाम का व्यक्ति आपके यहाँ कार्य करता है क्या? अब जैसे ही उसकी शक्ल और फ़ोटो देखी जाती है तो वो कहते हैं कि आप जिस व्यक्ति को तरुण कह रहे हैं, दरअसल ये तरुण है ही नहीं। इस व्यक्ति का नाम तरुण नहीं, प्रवीण भटेले है और ये हमारे यहाँ पर काफ़ी समय से नौकरी कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पर। इनका 22 लाख का सालाना पैकेज है। अब पुलिस समझ जाती है कि जो तरुण है वो यहाँ पर अपनी पहचान बदल कर रह रहे हैं। अब पुलिस सोचती है कि सीधा छापा मारा जाए और तरुण को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन फिर पुलिस अपना प्लान बदल देती है, इसलिए कि उन्हें शक होता है कि कहीं अगर हमने ऐसा किया तो तरुण दोबारा से भाग ना जाए। इसी बीच उन्हीं के एक क्राइम ऑफिसर होते हैं, जिनमें से एक क्राइम ऑफिसर सिविल ड्रेस में कंपनी के अंदर जाते हैं। आज जो तरुण है उसकी ड्यूटी नाइट में थी, वो सीधा कंपनी के अंदर जाते हैं और जा कर के जिस जगह तरुण ड्यूटी पर था वहाँ जाकर सीधा उसके आगे हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, हेलो तरुण, कैसे हैं आप? अब जो तरुण था वो अचानक से हाथ बढ़ा देता है और हेलो तो कर देता है, लेकिन पसीने पसीने हो जाता है, क्योंकि आज 15 साल बाद किसी ने उसे उसके असली नाम से पुकारा था। अब वो घबरा जाता है। घबराने के बाद वो चौंक जाता है और जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो नीचे खड़ी अपनी टीम को कॉल करते हैं और ऊपर बुला करके तरुण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तरुण उनके साथ चलने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि 15 साल तक जिस पहचान को वो छुपा कर रख रहा था, अब वो पहचान उजागर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। तरुण उनके साथ चलने लगता है। चलते-चलते जब वो पुलिस वाले उसे गाड़ी में बिठाते हैं तो वो एक सवाल करता है कि आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आखिर आपने 15 साल बाद मुझे ढूँढा कैसे? पुलिस ऑफिसर्स हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम चाहें तो कातिल को पाताल लोक से भी खोज सकते हैं। अब तरुण को अहमदाबाद ले आया जाता है और ला कर के अब सबसे पहले उससे सजनी के मौत के बारे में पूछा जाता है। अब जो तरुण होता है वो बताना शुरू करता है कि सजनी से उसके घर वालों ने उसकी अरेंज मैरिज कराई थी, जबकि वो सजनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो किसी और लड़की से प्रेम करता था, लेकिन घर वालों ने उसकी अरेंज मैरिज करा दी। कुछ ही समय में 1-2 महीने बाद ही उसका मन सजनी से ऊब गया, इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को वादा किया कि वो वैलेंटाइन डे पर उसे एक सरप्राइज़ देगा। इसीलिए उसने डकैती का एक कहानी बनाई, जबकि दरअसल कोई डकैती हुई नहीं थी।
उसने डकैती की एक कहानी बनाई और सजनी को गला घोट करके मार दिया। अब वो पूछते हैं कि ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? वो कहते हैं कि उसके बाद जो खोजी कुत्ता है बार बार उसकी ओर भौंक रहा था और पुलिस वाले भी उससे अजीबोगरीब सवाल कर रहे थे। उसे लगा कि शक के घेरे में वही आएगा, इस कारण वो वहाँ से भागकर सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुँच जाता है। जब वो गर्लफ्रेंड को कहता है कि उसने उसको पाने के लिए अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है, अब वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहेगा, तो गर्लफ्रेंड उसे धुतकार देती है और भगा देती है कि एक कातिल के साथ मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। अब वो यहाँ से टूट जाता है, टूट करके भोपाल चला जाता है। भोपाल में उसका एक जूनियर हुआ करता था, उसका एक दोस्त जिसका नाम था प्रवीण भटेले। वहाँ जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसका बिजनेस डूब गया है, वो बहुत बुरी स्थिति में है, वो इतनी ज़्यादा बेकार स्थिति में है कि वो उसकी मदद कर दे तो उसकी बहुत मेहरबानी होगी। प्रवीण को उस पर तरस आ जाता है, वो अपने ही एक कोचिंग सेंटर में उसे एक टीचिंग पद पर जॉब दे देता है। अब एक दिन जो तरुण होता है उसके शैतानी माइंड में एक अजीब सा प्लान आता है। वो प्रवीण से दोस्ती करना शुरू करता है और उसका जो पर्सनल लैपटॉप है उसे भी यूज़ करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें स्कैन करना शुरू कर देता है। अब उनके डॉक्यूमेंट्स में वो अपनी फ़ोटो लगा देता है और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स से बहुत सारे कागजात अपने नाम पर बनवा लेता है और उसी के ज़रिए वो बाद में बेंगलोर चला जाता है और ओरेकल कंपनी में जॉब करने लगता है, जहां उसे 22 लाख का पैकेज भी मिलता है। और हैरानी वाली बात ये थी कि वो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए वीज़ा भी बनवाता है, पासपोर्ट भी बनवाता है और 2-3 बार वो अमेरिका के टूर पर भी जाता है, उन्हीं नकली दस्तावेज़ों के साथ। लेकिन कभी किसी को उस पर शक नहीं होता और वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। इसी बीच उसे एक लड़की मिलती है जो अनाथ होती है, नाम होता है नेहा। वो उससे बातचीत करता है और वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, कैसे हो? तो वो कहता है कि उसके माता-पिता नहीं हैं, वो अनाथ हैं, उनकी किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो एक बनी-बनाई, घड़ी-गढ़ाई कहानी नेहा को सुना देता है। अब जो नेहा है, वो भी अनाथ होती है। दोनों कहते हैं कि हम दोनों एक जैसे हैं, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। वो दोनों शादी कर लेते हैं, उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं और वो प्रवीण के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही होती है। लेकिन इसी बीच जब पुलिस होती है, वो तरुण उर्फ प्रवीण भटेले को गिरफ्तार कर लेती है। जब निशा से पूछा जाता है तो निशा कहती है कि उसे तो आज तक पता ही नहीं था, वो तो जिस व्यक्ति को जानती थी वो प्रवीण भटेले के नाम से ही जानती थी, वो तो जानती ही नहीं थी कि ये व्यक्ति असल में तरुण है और एक कत्ल करके ये यहाँ पर पहचान छुपा करके रह रहा है। आखिर में पुलिस तरुण को गिरफ्तार कर लेती है और सजनी हत्याकांड का जो केस है वो सुलझ जाता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आपको आ, आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सजग करना है, जागरूक करना है कि अगर पुलिस चाहे तो कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो अपने पीछे कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है और पुलिस उसे आखिर में पकड़ ज़रूर लेती है। इस बात पर आप क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।